हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों को अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्या रहने वाला है आज का, फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है बताना है आप लोगों को किसके द्वारा कारित होता है। एस्केरियासिस के द्वारा, ठीक है, बुचेरिया, ठीक है, बुचेरिया वन फ्रैप्टा के द्वारा, या प्लाज्मोडियम या टीनिया सोलियम के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे फाइलेरिया क्या है, तो एक संक्रामक रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है और इसे क्या हाथी पांव भी कहा जाता है। क्या हाथी पांव भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। ठीक है, यह जो रोग होता है ना, यह रोग जो है ना परजीवी कृमियों के कारण होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो हाथों पैरों में सूजन, ठीक है, हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोश में सूजन हो जाएगा, त्वचा का रंग समान से ज्यादा गहरा हो जाना, ठीक है, त्वचा खड़ी खड़ी नजर आना, त्वचा सूखा हो जाना। ठीक है, चलिए, तो इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बुचेरेरिया बेन क्राफ्टाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसके कारण क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक क्या है फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है जो कि लसिका फाइलेरिया का प्रमुख कारण होता है। कौन, ठीक है, बुचेरेरिया वेनका फ्राइटाई जो है, ठीक है, किसका, तो ये लसिका फाइलेरिया का प्रमुख ठीक है कारण होता है, यानी कि इसके कारण फैलता है। एस्केरियासिस क्या है, तो परजीवी कीड़ों का एक, ठीक है, नेमेटोड जीनस है जिसे छोटी आंत में, ठीक है, राउंड वार्म के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है प्लाज्मोडियम। टीनिया सोलियम क्या है, टीनिया सोलियम, ठीक है, एक क्या है, तो साइक्लोलोफिक सिस्टोड परिवार यानी कि टेनिडे से संबंधित रखता है। यह दुनिया भर में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड नंबर बताइए, एथलीट फूड नामक रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे बताएंगे एथलीट फूड कारण का कारण क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या निमेटोड के कारण होता है। क्या, तो एथलीट फूड क्या होता है एक प्रकार का दोस्तों, तो ये होता है फंगल इन्फेक्शन होता है जो पैरों में होता है। ठीक है, इसी टीनिया, ठीक है, टीनिया पेडिस भी कहा जाता है। यह आमतौर पे पैरों के बीच के हिस्सों में शुरू होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होंगे, तो पैरों में खुजली, जलन और जलने जैसा महसूस होना, ठीक है, पैरों की त्वचा में छिलके पड़ना और खराब होना, पैरों की त्वचा लाल, बैंगनी, ग्रे या सफेद दिखना, पैरों की त्वचा में फुसफुस होना, या पैरों से बदबू आना। देखे होंगे पैरों के जो उंगलियों के गैप होते हैं ना, उसी में ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, किससे होगा, तो ये कवक से होता है। ठीक है, कवक या जिसे फफूद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फफूद होता है। ठीक है, कवक एक प्रकार का जीव है जो कि अपने भोजन किससे बनाएगा, तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाता है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं। तो जल जनित बताना है। ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस या सिस्टोसोमियासिस, या ठीक है, फिश टेपवर्म या ब्रुसिलोसिस। तो बताना है किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं। इसमें से कौन सा है जो कि जल जनित बीमारियां, ठीक है, जल जनित बीमारियां जो है ना बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी की वजह से होती हैं। ये बीमारियां किससे होंगी, तो दूषित पानी के सेवन या संपर्क में आने से होती हैं। इसके उदाहरण यदि देखा जाए तो जैसे कि दस्त हो गया, हैजा हो गया, ठीक है, उल्टी या पोलियो, दिमागी बुखार, कई सारी चीजें जो होती हैं, टाइफाइड वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जल जनित बीमारियों के उदाहरण है। तो किसके अतिरिक्त सभी पूछा गया है, तो ब्रुसिलेसिस जो है ना, ठीक है, ब्रुसिलेसिस के अतिरिक्त सभी इसमें से, ठीक है, जल जनित बीमारियां हैं, यानी कि कौन कौन से, लेप्टो स्पाइरोसिस,
ठीक है, सिस्टोसोमियासिस और फिश टेपवर्म क्या है, तो ये सभी जल जनित बीमारियां हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रुसिलोसिस, ठीक है, क्या है, तो जिसे माल्टा बुखार कहा जाता है। ठीक है, एक ब्रुसेल बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है जो कि जानवरों से लोगों में फैलता है, मुख्यतः बिना पाश्चुरीकरण डेयरी, ठीक है, पाश्चुरीकृत डेयरी उत्पादों से फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि जानवरों से फैलता है ब्रुसिलोसिस। लेप्टोस्पिरोसिस क्या है, तो इसे क्या कहा जाएगा, वाइल्ड डिजीज कहा जाता है। ठीक है, एक जीवाणु रोग के द्वारा होता है ये, जैसे कि जानवरों कुत्तों को फैलता है। ठीक है, और ये किससे फैलता है, तो मूत्र के द्वारा फैलता है, मूत्र से फैलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सिस्टोसोमियासिस जो है ना, ज्यादा गर्म या सटे नमी और उसके, ठीक है, उसके उष्ण वाले देश में, यानी कि ज्यादा जहाँ नमी पाया जाएगा, गर्मी पाया जाएगा, ठीक है, वहां पे ये होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अफ्रीका में होगा, ठीक है, सहारा वाले एरिया में, ठीक है, मध्य पूर्व में, दक्षिण पूर्व एशिया में होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिश टेपवर्म क्या है, ठीक है, तो एक संक्रमण है जो कि, ठीक है, कच्ची या अधपकी मछली के खाने से होता है, कच्ची या अधपकी मछली के खाने से होता है। इससे कारण क्या होगा, तो आंतों में संक्रमण हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए फोर्थ नंबर सभी लोग बताएंगे, काला आजार का वाहक। ठीक है, काला आजार का वाहक कौन है, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे किसके कारण होता है काला आजार। पिस्सू के कारण होता है, टेट से मक्खी के कारण होगा, सेंड मक्खी या मच्छर के कारण। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे दोस्तों, किसके कारण होता है काला आजार। ठीक है, तो काला आजार का वाहक कौन होता है, तो ये मैंने बताया भी था, सेंड मक्खी जो होता है ना, सेंड फ्लाई यानी कि रेत मक्खी जिसे कहा जाता है, बालू मक्खी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह एक छोटा कीड़ा होता है जो कि मच्छर के आकार का लगभग 1/4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए काला आजार से विकसित लिस्मेनियसिस, इसे क्या कहा जाता है, तो लिस्मेनियसिस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। काला आजार परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और सेंड फ्लाई पर निर्भर करता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेंड फ्लाई के बारे में बता ही दिया था आप लोगों को अच्छे से सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और जितने भी देखिए, जो भी लोग क्लास में लास्ट में जुड़ते हैं ना, ठीक है, लास्ट में जुड़ते हैं, तो जितने प्रश्न आपके छूटे रहते हैं, तो आपको उतने प्रश्न देखने हैं क्लास के बाद। क्लास खत्म कर लीजिए, लास्ट तक जुड़िए, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इस क्लास का। और ये देखिए, इस क्लास में देखिए 49 तक क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो सारा प्रश्न, ठीक है, जितने भी पार्ट आपके छूटे हुए हैं ना, उस पार्ट को आप लोग जरूर देखें, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्रोबेबली, ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ना, उसी में से ये उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे फिफ्थ का क्या हो जाएगा। और देखिए कमेंट बॉक्स में, जो लोग बाद में क्लास को देखते हैं, लाइव कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मैं देखता रहता हूँ कि कितने लोग आंसर किए हुए हैं। किसके अतिरिक्त सभी ग्रास रूट स्तरीय कार्य करता है, तो ग्रास रूट स्तरीय कार्यकर्ता इसमें से कौन है, सभी लोगों को बताना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पारंपरिक जन सहायक, या ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, या स्वास्थ्य सहायक, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। क्या पूछा गया है, तो ग्रास रूट स्तरीय कार्यकर्ता के बारे में पूछा गया है। तो कौन है यहाँ पे, तो स्वास्थ्य सहायक जो है ना, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक जो है ग्रास रूट स्तरीय, स्तरीय इसी के स्तर के हैं, जो कि निचले स्तर के ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ता होते हैं स्वास्थ्य सहायक। ठीक है, ये जो होते हैं ना, चलिए SCA या HA कहा जाता है इन्हें, एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और आंगन बताइएगा आप लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, तो कब आया था, कब इसे लॉन्च किया गया था, आप लोगों को बताना है, बताइए। और सिक्स्थ नंबर बताएंगे, जन्म के समय सामान्य स्वस्थ शिशु की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए। इसमें आप लोग देखिए ना, ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है ना, ठीक है, इनका कार्य, इनकी जिम्मेदारी बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवा प्रदान करना होता है आंगनबाड़ी को। ठीक है, और एक बार ये बताइएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। पारंपरिक जन्म सहायक यानी कि TBA क्या है, तो पारंपरिक प्रसव परिचारिका इसे भी कहा जा सकता है,
तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माँ की देखभाल करने वाली व्यक्ति होती है, जिसे टीबीए कह सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन, जिसे BHG कहा जा सकता है, BHG कहा जा सकता है, वह व्यक्ति होता है जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल देता है। ठीक है, उसे BHG कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको राइट आंसर था ना। ठीक है, ऐसे था आप लोगों का राइट आंसर स्वास्थ्य सहायक। यहाँ पे बताएंगे ऊंचाई क्या होती है बच्चे की, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो 16 से 18 इंच होगा, 18 से 20 हो जाएगा, या सभी लोग यहाँ पे बताएंगे 20 से 40 इंच, या 8 से 10 इंच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोगों को पता है, ये आसान हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वो भी गाजर का। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 से 20 इंच हो जाएगा, यानी कि कई जगह देखेंगे ना। ठीक है, इंच पूछा गया है, 50 सेंटीमीटर या 19 इंच आप लोगों को देखने को मिलेगा। 50 सेंटीमीटर या 19 इंच आप लोगों को देखने को कई जगह देखेंगे, तो आप लोगों को, ठीक है, 19 से 3/4 इंच आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह लंबाई सिर के ऊपर और पैर की एड़ी तक मापा जाता है। ठीक है, सिर के ऊपर वाले भाग से और पैर के एड़ी तक मापा जाता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे बताइए, बताएंगे झिल्लियों के फटने के पश्चात नर्स के लिए क्या प्राथमिक आकलन है। तो सबसे पहले क्या आकलन करेगी, ठीक है, जब झिल्ली फटेंगे, ठीक है, झिल्लियों के फटने के पश्चात नर्स सबसे पहले क्या आकलन करेगी, आप लोगों को बताना है जी, सभी लोग बताएंगे। 7 का, 7वां का बताइए क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, प्रसूति, रक्तदाब, गर्भस्थ शिशु हृदय दर, या श्रेणी जांच। तो क्या हो जाएगा, पेल्विस एग्जाम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या करें, गर्भस्थ शिशु के हृदय हृदय दर को, यानी कि फेटल हार्ट रेट को झिल्लियों के फटने के तत्पश्चात नर्स का प्राथमिक आकलन क्या होगा, फेटल हार्ट रेट का आकलन करना। ठीक है जी, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताएंगे, कौन सा पारिभाषिक शब्द, टर्म, जो शब्द है ना, गर्भस्थ शिशु के अवतरण की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो गर्भस्थ शिशु की अवतरण की श्रेष्ठ व्याख्या इसमें से कौन करता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फटाफट से आप लोग आंसर करिए। फैलाव, दशा, स्थिति या प्रस्तुति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे, ठीक है, आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दशा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कि किस दशा में है। ठीक है, जो कि टर्म जो है गर्भस्थ शिशु के अवतरण की शेष व्याख्या कौन करता है, तो दशा यानी कि स्टेशन करता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पीड़ा युक्त मासिक स्राव कहलाता है, पीड़ा युक्त मासिक स्राव कहलाता है, मेनोरेजिया कहलाता है, ठीक है, डिस्मेनोरिया कहलाता है, एमिनोरिया कहलाएगा, या ठीक है, पोस्टेग्लैंडिन का अल्प निर्माण कहलाएगा। तो सभी लोग बताएंगे, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए, पीड़ायुक्त मासिक चक्र क्या कहलाता है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9th का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसमेनोरिया हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। क्या होगा, तो डिस्मेनोरिया, जिसे पीड़ा युक्त मासिक स्राव कहा जाता है, पीड़ा युक्त मासिक स्राव कहा जाता है। डिस्मेनोरिया जो है ना, यानी कि एक दर्दनाक अवधि होती है, इसमें क्या होगा, भारी प्रभाव, ठीक है, थक्के निकलने, गर्भाशय फाइब्राइड या एंडोमेट्रियोसिस जैसे सामान्य कारणों सहित मासिक धर्म के साथ ऐंठन और श्रोणि में दर्द जो होता है, जिसे क्या कहेंगे, तो डिस्मेनोरिया कहा जाता है। मेनोरेजिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेनोरेजिया माहवारी के साथ योनि से लंबे समय तक या बहुत ज्यादा खून बहना, जिसे मेनोरेजिया कहा जाता है। एमिनोरिया, ठीक है, या ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए, मेनोरेजिया जो है लंबे समय तक भारी, ठीक है, भारी मासिक स्राव स्राव सॉरी मासिक धर्म अवधि के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जो कि कितने दिनों तक मोस्टली रहता है, तो 7 दिनों तक रहता है। ठीक है, ये देखने को ठीक काफी लंबा समय रहेगा। ठीक है, रहता है। एमिनोरिया सभी लोग बताएंगे, एमिनोरिया क्या होता है, तो मासिक धर्म का अभाव, जिसे एमिनोरिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, एमिनोरिया क्या है, मासिक धर्म यानी कि पीरियड की अनुपस्थिति के लिए किया जाता है एमिनोरिया शब्द का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9th नंबर बताएंगे, प्रसव पश्चात माँ के स्तनों से होने वाला श्रावण क्या कहलाता है।
तो प्रसव के पश्चात माँ के स्तनों से होने वाला श्रावण कहलाता है। ठीक है, सेडोस्ट्रम कहलाता है, कोलोस्ट्रम कहलाता है, लोकिया या लिकोरिया कहलाता है। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के स्तन ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित दूध का पहला रूप जो होता है, ठीक है, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ठीक है, सेडोस्ट्रम की बात हुआ है तो ये क्या है, तो हड्डी में संक्रमण के कारण सूजन वाले स्राव के कारण, ठीक है, अंत मस्तिष्क दबाव में वृद्धि से होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकिया क्या है, तो लोकिया प्रसव के बाद होने वाला योनि स्राव होता है। तो ये बताइए, ठीक है, कितने कितने प्रकार होते हैं लोकिया के, आप लोगों को बताना है। लोकिया के कितने प्रकार होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ल्यूकोरिया क्या होता है, तो ल्यूकोरिया क्या है, या इसे श्वेत प्रदर कहा जाता है, प्रदर कहा जाता है। महिलाओं में योनि से सफेद या पीले रंग का चिपचिपा डिस्चार्ज होना, ठीक है, यह एक आम समस्या है। ल्यूकेरिया के कारण महिलाओं के शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे प्रसव के कौन से चरण में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो कौन से स्टेज में होता है प्लेसेंटा डिलीवर, आप लोगों को बताना है। प्रसव के कौन से चरण में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, कौन से स्टेज में होता है सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो कौन से स्टेज में, प्रसव के तीसरे चरण में जो है, ठीक है, तृतीय चरण में क्या होता है, तो प्लेसेंटा डिलीवर होता है। यह चरण बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है। कब होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है। यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के 5 से 15 मिनट के अंदर अलग हो जाता है, प्लेसेंटा अलग हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लेसेंटा जो है 5 से 15 मिनट के अंदर अलग हो जाता है। प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद करने के लिए आपको जोर लगाने को के लिए कहा जाता है, जो माता होती हैं उनको जोर लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और देखिए प्रसव के पहला चरण जो है, ठीक है, क्या हो, गर्भाशय ग्रीवा का धीरे धीरे खुलना। ठीक है, पहला चरण क्या है, तो गर्भाशय का धीरे धीरे खुलना। ठीक है, गर्भाशय का धीरे धीरे खुलना पहला चरण होता है। बच्चे का जन्म जो है ना दूसरे चरण में होता है। बच्चे का जन्म जो होता है दूसरा चरण होता है। तृतीय चरण कौन सा होता है, तो ये प्लेसेंटा का पृथक्करण और जन्म। प्लेसेंटा का पृथक्करण और जन्म जो होता है ना तीसरा चरण होता है जन्म के बाद। ठीक है, और देखिए चौथा चरण क्या है, तो जन्म के बाद के पहले 2 घंटे चौथा चरण होता है। ठीक है, चौथा चरण कौन सा होता है, तो प्लेसेंटा के डिलीवर को क्या कहा जाता है, जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो उसे तृतीय चरण कहा जाएगा। ठीक है, उसे तृतीय चरण कहा जाएगा, वो जन्म के 5 से 15 मिनट के अंदर होता है। और चतुर्थ चरण जो होता है जन्म के बाद के पहले 2 घंटे को कहा जाता है चौथा चरण, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, बताइए पेप स्मेयर का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो 12th का आप लोग बताइए, पेप स्मेयर, पेप स्मेयर क्या है, तो पेप स्मेयर गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर से जुड़े बदलाव की पहचान के लिए किया जाता है। यह परीक्षण जो है गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या कैंसर से पहले की स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों को पता चला, मैंने बताया ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर्वाइकल या ग्रीवा कैंसर जो होता है ना गर्भाशय के सबसे निचली भाग, गर्भाशय के मुख यानी कि सर्विक्स का एक घातक कैंसर होता है। गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से का एक घातक ट्यूमर जिसे, ठीक है, क्या कहा जाएगा, पीएपी स्मीयर स्कैनिंग या पीएचपीवी, ठीक है, वैक्सीन के द्वारा इसे रोका जा सकता है। इसके लक्षणों में क्या होते हैं, तो 2 पीरियड के बीच में और सेक्स के बाद रक्तस्राव का प्रमुख कारण होता है। सब ठीक है, इसमें क्या होगा, सफेद बदबूदार स्राव। ठीक है, पीठ के नीचे वाले हिस्से या पेट के निचले भाग में दर्द हो सकता है इसमें। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राथमिक लक्षण इसके होते हैं। ठीक है, ओवेरियन कैंसर क्या होता है, तो महिलाओं में अंडाणु बनने वाली ओवरी यानी कि अंडाशय का कैंसर कहा जाता है।
ठीक है। अंडाशय का कैंसर का अक्सर पता चलता है जब यह पेल्विस और पेट में फैल चुका होता है, तब पता चलता है। इस आखिरी स्टेज में अंडाशय के कैंसर का इलाज ज्यादा मुश्किल होता है और यह जानलेवा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड्रोमेट्रियम कैंसर क्या होता है, तो इसे क्या कहेंगे, गर्भाशय का कैंसर कहा जाता है। यह एक तरह का कैंसर है जो कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदरूनी परत में शुरू होता है, गर्भाशय का, यानी कि एंड्रोमेट्रियम कैंसर। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर आप लोग पता ही है, सबसे ज्यादा होता है यह कैंसर जो कि ठीक है, स्तन के ऊतकों में होता है, उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है और यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए पेल्विस के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा व्यास है। तो सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, ठीक है, अग्र पश्च होगा, पार्श्वी होगा, ठीक है, तिर्यक होगा या सभी समान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताएंगे 13 का। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, अग्रपश्च हो जाएगा, यानी कि एंट्रोपोस्टेरियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा व्यास होता है, तो एंट्रोपोस्टेरियर जो होता है ना, ठीक है, ये सबसे बड़ा व्यास होता है किसका, पेल्विस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर बताएंगे, सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ठीक है, बहुमूत्रता, ठीक है, अनियमित माहवारी, भूख का ना लगना, सिर दर्द, ये सब होंगे नहीं ना आपके। ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं, सिर दर्द तो होगा नहीं, भूख का न लगना ये तो आपका होगा नहीं, पोलियूरिया होगा नहीं, तो अनियमित माहवारी हो जाएगा। ठीक है, अनियमित माहवारी जो है ना, ठीक है, योनि से असामान्य रक्तस्राव भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि इसके बहुत सारे लक्षण होंगे। ठीक है, प्राथमिक लक्षण अनियमित माहवारी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, योनि से बदबूदार निर्वहन या, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पैरों में सूजन, मूत्रपथ का अवरुद्ध हो जाना, वजन में कमी, भूख न लगना, संभोग करते समय दर्द। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है। लेकिन प्राथमिक लक्षण अनियमित माहवारी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माहवारी कभी कभी ना होना, देर से होना, ठीक है, या अनियमित समय पे होना, कभी, ठीक है, कभी कम और कभी ज्यादा मात्रा में असामान्य रूप से खून निकलना, जो कि अनियमित माहवारी है। तो ये यदि में से, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, पापिस, ठीक है, अभी मैंने बताया पेप टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी लंबे समय तक काम करने वाली, ठीक है, दवा नहीं है। तो कौन सी एंटी एंटी एंजाइटिक दवा जो कौन सी नहीं है, आप लोगों को बताना है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे एंटी एंजाइटिक दवा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इन दवाओं को नहीं पूछा गया है इसे। ठीक है, एंग्लियोलिटिक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंटी एजाइटिक दवा को क्या है, एंग्लियो, ठीक है, लिटिक्स भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चिंता के इलाज में किया जाता है, यानी कि डिप्रेशन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। 15 का बताइए क्या हो जाएगा, तो लोराजिपोम जो है आप लोगों का, ठीक है, लोराजिपोम जो कि क्या है, एंटी, ठीक है, एंजाइटिक दवा नहीं है। ठीक है, एंटी एंजाइटिक दवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोराजिपोम जिसे एंटीवन ब्रॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक, ठीक है, बेंजोडाइजेपाइन दवा है, बेंजोडाइजेपाइन दवा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहे हमारे 15 प्रश्न, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सारे क्या है आप लोगों के, तो एंटी एंजाइटिक दवा है लेकिन लोराजिपोम नहीं है। ठीक है, ये रहे आपके 15 प्रश्न। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। चलिए मिलेंगे हम सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, धन्यवाद सभी लोगों को, बाय बाय एंड टेक केयर।